एक बार गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी अन अकेडमी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज की क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पीडीएफ अपडेट करते हैं ताकि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहे आपको क्लास करने के लिए। एक बार सारे के सारे ज्वाइन कर चुके हैं? कहाँ गई पीपीटी? नहीं, और जल्दी से एक बार ज्वाइन कर जाइए। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं उनका वेट करते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि हम क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि आज पहली क्लास है और अगले 2-2.5 महीने तक हम इसी तरीके से काफी सारी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उस रेफरेंस को देखते हुए आज की ही क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं बता दे रही हूँ, ताकि आगे की जितनी भी क्लासेस आपकी जाएंगी उसमें कैसे क्या करना है, कौन सी चीजें कब आपकी करनी है, सीक्वेंस क्या होगा चीजों का पढ़ने का, ये सारा। तो एक बार जल्दी से सारे ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सारे के सारे। करंट अफेयर्स की कौन सी क्लास है? देखिए, आपकी 2 क्लासेस होने वाली हैं। एक स्टैटिक जीके की होने वाली है और एक साइंस की होने वाली है। तो ये साइंस की क्लास है यहाँ पे, तो उसको पहले फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स नहीं यहाँ पे क्या। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स का जो पूरा कंफ्यूजन है उसको भी मैं दूर कर रही हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री फिजिक्स का जो पूरा कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर रहे हैं। तो पहली बात, सीक्वेंस समझ लीजिए, कैसे इस क्लास जाएगी वो समझ लीजिए, सीरीज समझ लीजिए पूरा, ताकि आज के बाद फिर इन चीजों में दिक्कत आपको ना नहीं आए। सबसे पहले तो ये कि आपकी ये जो क्लास है ये शुरू की गई है, टारगेट तकरीबन तकरीबन 2.5 महीने का, राइट। 2.5 मंथ्स का ये पूरा टारगेट रखा हुआ है। 2.5 महीने के अंदर आपकी ये जो पूरी की पूरी साइंस की क्लास है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं यहाँ पे, राइट। पूरा का पूरा एग्जाम टारगेटेड जो है वो आपका, एक तो मेनली तो ग्रुप डी ही है और एसएससी जो है ना उसको टारगेट किया जा रहा है। तो मेनली ये 2 तरीके के जो एग्जाम है ना, जो आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस, पहली चीज ये कि 2.5 महीने में आपको साइंस और स्टैटिक जी के 2 पार्ट करने हैं, लेकिन इस क्लास में मैं सिर्फ साइंस की अभी बात करूंगी। कोई भी, हाँ, सीबीटी 2, अच्छा, जो लोग एक्सपेक्ट करे हैं सीबीटी 2 यानी कि सीबीटी 1 जिनका हो चुका है और उनके जो मार्क्स हैं वो सारे के सारे बढ़िया से आए हैं, एक बार मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। चैट्स को थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में और ऑफ ही रखेंगे, यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि चैट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, 2.5 महीने के अंदर आपका ग्रुप डी, एसएससी और सीबीटी 2। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि सीबीटी 2 के अंदर सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जाम जो है उसका लेवल वही रहता है, सिर्फ टाइम जो है ना वो रिड्यूस कर दिया जाता है, या क्वेश्चंस का जो नंबर है ना वो बढ़ा दिया जाता है। तो जिसकी वजह से ना आपके ऊपर एक अनवांटेड प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि पहले अगर आपको 60 मिनट में अगर इतने क्वेश्चन करने थे, तो अब आपको 60 मिनट में एक्स प्लस कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। तो वो बस ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और क्वेश्चंस का जो नंबर है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दैट इज व्हाट मेन पार्ट इज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। एग्जाम जो कवर हो रहे हैं वो ये सारे हैं, ग्रुप डी, एसएससी और सीबीटी 2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब जब मैंने इस क्लास का टाइटल जनरल साइंस कंप्लीट थ्योरी लिखा है, तो कंप्लीट थ्योरी ही होने वाला है। तो दिस इज एक्चुअली जनरल साइंस कंप्लीट थ्योरी। कंप्लीट थ्योरी का मतलब ये नहीं है, मतलब कंप्लीट जनरल साइंस का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ थ्योरी करा के आपको छोड़ दूंगी, नहीं जी। इसमें जो आपके वन लाइनर्स पॉसिबल हो सकते हैं उनको किया जाएगा। जैसे फिजिक्स में वन लाइनर्स बहुत बढ़िया से बनते हैं और बहुत बढ़िया पॉसिबल भी हैं। केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में वन लाइनर जो है ना वो आपके पॉसिबल है और बहुत बढ़िया बनते भी हैं। तो जो थ्योरी है ना उसके साथ साथ वन लाइनर्स भी कराए जाएंगे। जैसे आज मोशन वाला चैप्टर है, फिजिक्स हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके एंड में उसके 15 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप थ्योरी कर रहे हो तो आप फिजिक्स की थ्योरी करते हुए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अवॉइड आप नहीं कर सकते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थ्योरी वन लाइनर के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स है ना वो भी कंप्लीट आपको कराए जाएंगे, बराबर है। अब बात आती है बायो की। तो बायो में वन लाइनर से ज्यादा बायो के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बायो के अपन करने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर के अलग से सारे के सारे क्वेश्चन। हालांकि वो हमने किया है यूट्यूब पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और उसको कवर करेंगे। अब जो सेक्शन केमिस्ट्री का अभी पीछे फाउंडेशन बैच में नहीं हुआ था उसको हम फिजिक्स के बाद कंप्लीट करने वाले हैं।
बायो का पूरा होना, देखिए इस क्लास में सिलेबस पूरा होगा, चाहे हमने पहले कुछ किया है नहीं किया है, उसको अभी थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, उसको थोड़ा सा साइड करते हैं, चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। दैट इज देयर इज नथिंग लाइक 80-90% और 70%, द 100% सिलेबस विल बी कवर्ड। जो भी क्लासेस आज तक आपने पढ़ी हैं उनको जरा साफ कर दीजिए। आपके दिमाग में जो भी साइंस आपने पढ़ी है, चाहे मुझसे पढ़ी है, चाहे 3 साल से पढ़ी है, चाहे 2018 से पढ़ी है, उसको एकदम व्हाइट बोर्ड की तरह साफ कर दीजिए, एकदम साफ, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ और इस बार फिर से बोलूंगी, जब मेरे पास पढ़ने आओ ना तो कोरा कागज लेके आना, ठीक है ना। ये पहले ही कुछ कुछ लिखा है वहां बहुत कुछ, उसके बाद मुझसे पढ़ोगे तो आप लोग के लिए भी गड़बड़ होगा, मेरे लिए भी, राइट। तो ये चीज समझ आ गई। अब इसमें जो हमारी जो सीक्वेंसिंग होने वाली है वो कैसे होगी, तो सीक्वेंसिंग उन चीजों की मैं पहले करा रही हूँ, या वो टॉपिक हम पहले कर रहे हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है और उनमें ज्यादा डाउट होते हैं। जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स वैसे सबसे इजी है आपके ग्रुप डी एसएससी और सीबीटी 2 के हिसाब से। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजी फिजिक्स है, और सबसे कम नंबर की भी फिजिक्स ही आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप डी में फिजिक्स के कितने मार्क्स रहते हैं, तो आउट ऑफ 25 अप्रोक्सीमेटली 4 से 5। 2018-19 के पेपर में कई बार ऐसा हुआ था कि फिजिक्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन 25 में से। केमिस्ट्री के आ रहे हैं तकरीबन 12 क्वेश्चन, और बायो के आ रहे हैं 8 के 7 के आसपास क्वेश्चन, फिजिक्स में आ रहे 3 क्वेश्चन। लेकिन फिर भी हमें कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं है, तो हम फिजिक्स का भी कोई टॉपिक जो है ना वो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फिजिक्स का भी पूरा पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट होगा। इसीलिए पहला सेक्शन आपका शुरू हो रहा है फिजिक्स का। फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं, तो फिजिक्स में आपके पास टोटल है 8 चैप्टर, राइट। मोशंस, फ्रिक्शन, काइनेटिक, मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, उसके बाद फ्लोटेशन, प्रेशर, जो पूरा चैप्टर है, सरफेस टेंशन, ये सारा। जैसे आप शुरू करोगे गति के साथ, उसके बाद गति के नियम पढ़ने वाले हो, फिर आप घर्षण यानी कि फ्रिक्शन जो है वो पढ़ने वाले हो, फ्रिक्शन के बाद आप ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण पढ़ने वाले हो। उससे पहले हम फोर्स और मोशन के जो लॉ हैं, जो गति के नियम जो दिए गए थे न्यूटन के द्वारा, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला आपका गति है, दूसरा चैप्टर जो हम करेंगे वो फ्रिक्शन होगा, तीसरे गति के नियम होंगे, चौथा ग्रेविटेशन होगा, पांचवा चैप्टर ग्रेविटेशन में ही इंक्लूडेड आपका फ्लोटेशन, राइट, जिसको आप उत्प्लावन के नाम से जानते हो, उत्प्लावन, ठीक है, उत्प्लावन हो गया। उसके अलावा इसी से रिलेटेड प्रेशर है, भाई क्या होता है दाब दबाव, थ्रस्ट जो है वो क्या होती है, फॉर्मूले वाइज पूरा करने वाले हैं। सरफेस टेंशन यानी कि विस्कोसिटी हुआ, सरफेस टेंशन हुआ, ये सारी चीजें जो है वो आपकी क्या होती हैं। ये है फिजिक्स का पहला पार्ट, राइट। ये सारे चैप्टर जो मैंने अभी लिखे वो फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में आपके पास आते हैं 3 चैप्टर्स, या मैं वेव्स को भी इंक्लूड कर लूं तो पहला वेव्स हो गया। उसके बाद मैं आगे से कंक्लूड करूँ यहाँ पे, पहला वेव्स, दूसरा जो है वो साउंड हो गया, तो वेव्स के बाद आपको साउंड पढ़ना पड़ेगा, तीसरा जो है वो लाइट पढ़ना पड़ेगा, और चौथा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जिसे हम कहते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल मिला के 9 चैप्टर। हर एक चैप्टर के लिए आप एवरेज 2 दिन मान के रखिए कि हर एक चैप्टर में आपके पास 2 दिन जाएंगे, तो 18 से 20 दिन में आपकी फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी विद न्यूमेरिकल्स। लाइट वाले चैप्टर में क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो इसके लिए जब हम क्लास करेंगे तो मैं सैटरडे और संडे भी इंक्लूड करूंगी। लाइट वाला आपकी पूरी फिजिक्स में अकेला ऐसा चैप्टर होगा जिसकी क्लास आपकी सैटरडे और संडे भी होंगी, मतलब कंटिन्यूअस होंगी, और काफी डिटेल में करेंगे, और काफी एक्सटेंडेड क्लास होगी, 2-3 घंटे की बढ़िया लाइट की चैप्टर की क्लास होगी। तो वो मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, जब लाइट चैप्टर आएगा तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है इस चैप्टर के लिए, राइट। दिस इज फिजिक्स, सारे सारे न्यूमेरिकल, सारे वन लाइनर यहाँ पे ना हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड पोर्शन जो है वो हम करेंगे केमिस्ट्री का। रीजन ये है कि पीरियोडिक टेबल मैं आपको यूट्यूब पे करा रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो कि पीरियोडिक टेबल को करने में और क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने में ज्यादा गैप हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। अभी आप पीरियोडिक टेबल कर रहे हो, ठीक है, पता लगे कि पीरियोडिक टेबल के 2 महीने बाद में आपको केमिस्ट्री करा रही हूँ, तो उस चीज का ना कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरी कंप्लीट कर रही है आपने यूट्यूब पे, तो साथ में केमिस्ट्री फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी केमिस्ट्री काफी सारी हमने शुरू के 4 चैप्टर कर दिए हैं, लेकिन कई सारे बच्चों को फिर भी नहीं समझ आई है, इसीलिए हम उनके केमिस्ट्री के जो ज्वाइन ही नहीं किए, आप रेगुलर जो बच्चे नहीं है उनको नहीं समझ आई है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हर एक चैप्टर। केमिस्ट्री की भी मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास में मैटर वाले चैप्टर को काट दूं और एटम वाले चैप्टर को डिवाइड कर दूं,
स्ट्रक्चर में और उसमें ना, तो आपके पास केमिस्ट्री में भी मिला के हो जाते हैं 8 चैप्टर। इन 8 चैप्टर को फिर से दोबारा से भी करेंगे तो भी मान लीजिए रिवाइज भी सब कुछ करेंगे तो भी 16 दिन तो आपके लगने ही लगने हैं, ठीक है। वी कैन रिड्यूस इट टू 14 डेज, हम केमिस्ट्री जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन मैं क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ग्रुप डी में और सीबीटी 2 में तो भर भर के आएंगे, इसलिए किसी भी तरीके का ना कोई कॉम्प्रोमाइज या रिक्स नहीं लेना है ना, रिक्स नहीं लेना अपने को, सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करनी है। अब इन बिटवीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में एंड में इसलिए करा रही हूँ सबसे क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूट्यूब पे पूरी हो चुकी है, तो आपका 40% ना मैं पहले ही करा चुकी हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी 40% अपन पहले ही कर चुके हैं। तो बायोलॉजी के जो मैक्सिमम चैप्टर्स होंगे वो यूट्यूब पे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल होने के बाद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वाली बात है कि बायोलॉजी को हम बिल्कुल क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है ना वहीं से शुरू करने वाले हैं और एंड तक जाने वाले हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। बायो में भी हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, काफी नए क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए इस बार लेके आई हूँ, यहाँ पे काफी सारे नए क्वेश्चंस को भी कवर कराया जाएगा जो कि आपने इससे पहले नहीं किए हैं। तो ऑल इन ऑल आपके पास इन क्लासेस को भी मैं मिला लूं तो आपके पास इन क्लासेस के कंप्लीट होने के बाद कम से कम साइंस के 6000 के आसपास क्वेश्चन होंगे। 6000 क्वेश्चन सारे जो आपने यूट्यूब पे भी कर लिया और यहाँ पे भी कर लिया, तो मिला जुला के आपके पास 6000 क्वेश्चन होंगे। अब पीडीएफ की बात करते हैं भैया। देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स की पीडीएफ आपकी मैं एक साथ पूरी अपडेट कर दूंगी। जैसे अभी फिजिक्स की क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं तो विद इन 1 और 2 डेज आपकी फिजिक्स के 8 के 8 चैप्टर की पीडीएफ एक साथ अपडेट हो जाएगी। बार बार का लोचा नहीं रखेंगे कि आज ये चैप्टर, आज वो चैप्टर, आज ये चैप्टर, नहीं जी। हर दिन जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो आप मेरे साथ रिवाइज करोगे, हर दिन जो एमसीक्यूज होंगे वो आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। लेकिन थ्योरी जो है ना उसके लिए किसी भी तरीके की बार बार पीडीएफ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी 1 टाइम अपडेट हो जाएगी। तो वील डू दैट। एक पीडीएफ जो है वो आपकी थ्योरी वाली मैं 1-2 दिन में पूरी फिजिक्स की पीडीएफ जो है ना अपडेट कर दूंगी। सारे बच्चे इसके साथ राजी हैं, मतलब इस चीज के साथ राजी हैं तो थम्स अप कर दो। बार बार का चक्कर नहीं चाहिए, एक बार में पीडीएफ रखो, डेली डेली उसमें से पढ़ेंगे और ऐड करने वाले चीजों को, राइट। ये चीज मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर है। अब सारी चीजें अब भाई हमने टेस्ट कहाँ लिया, इन पूरी सीक्वेंस में हम तैयारी तो कर रहे हैं और जब आप कंप्लीट बोल रही हो तो टेस्ट तो हुआ ही नहीं, है ना। अब टेस्ट की बात आती है। टेस्ट आप मेरे अच्छे से सुनना, फिजिक्स में जो टेस्ट होगा वो हर 3 चैप्टर्स के बाद होगा, ठीक है। जैसे मोशन है, आज मोशन कंप्लीट कर लिया, राइट। उसके बाद फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। इन 3 चैप्टर के बाद आपका एक 50 मार्क्स का पोल के साथ टेस्ट, ताकि हर 3 चैप्टर के बाद ये आप एनालिसिस कर सको कि भाई हमने इन 3 चैप्टर्स में कितना सीखा, हमको कितना आया। मैं एक्सपेक्ट यही करूंगी कि आप सारे लोग जो हैं वो फिजिकली मेंटली सारी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट होने वाले हैं ना 50 मार्क्स के, चैप्टर में तो आप क्वेश्चन करोगे ही करोगे, लेकिन ये जो 50 मार्क्स का जो आपके टेस्ट होंगे ना दे विल बी अल्टीमेट। अगर आपने सारे ये टेस्ट अच्छे से बाय द एंड ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिए, जो भी 10 टेस्ट या कुछ भी होंगे हमारे, इन 10 टेस्ट में ये 500 क्वेश्चन अगर आप पूरे कर गए एंड योर स्कोर इज अप्रोक्सीमेटली 80%, तो आपको ग्रुप डी तो कोई नहीं रोक सकता। 24 नंबर तो कोई कहीं जहान दुनिया में आ जाए ना पेपर डिफिकल्ट, तो भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा 22 से ज्यादा नंबर लाने में। चाहे सीबीटी 1 है, चाहे सीबीटी 2 है, चाहे एसएससी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे एनटीपीसी है, इन 2.5 महीने में आप 22 नंबर के आसपास फ्लोट कर रहे होगे। और जिन बच्चों के मार्क्स मैं यहाँ पे गारंटीड लिख के दे रही हूँ, जिनके इन टेस्ट में और इन पूरी थ्योरी में जो भी हम करेंगे, जिसको ये सारी चीजें 90% तक समझ आ रही है ना, आपको साइंस दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक बार तो फिजिकली मेंटली प्रेजेंट होना है। दूसरी चीज, कहीं पे अगर कोई पॉइंट छूट रहा है या हमारे मर्जी से कोई चीज नहीं हो रही है तो इरिटेट या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। चीजें बाय द टाइम सारी की सारी कवर हो जाएंगी, राइट। ये नहीं कि बैठ के गुस्सा हो गए, मुंह फुला लिया, कुछ कुछ बोल दिया। ये क्लास थोड़ी सी म्यूचुअल रखना। जो क्लासेस होंगी, ये क्लास रखी इसलिए गई है आप लोगों के लिए, मतलब अदरवाइज मैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेके ये क्लास शुरू कराती ना, है ना। लेकिन ये क्लास सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखी है मैंने कि ग्रुप डी में जो भी बच्चा यहाँ पे साइंस पढ़ रहा है ना, उसको साइंस में 25 नंबर
आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में वो लेके जाएगा। तो 10 टेस्ट करके जाओगे, पूरी थ्योरी पढ़ के जाओगे, तो एग्जाम की तो मतलब कहते हैं ना एकदम बढ़िया, आपकी लैंग्वेज जो भी होगा वो लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन एकदम क्लास पेपर जो है ना वो आप दे के आने वाले हो। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? सारी चीजें क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद दिस। टेस्ट हो गया, थ्योरी हो गया, पीडीएफ हो गया, क्वेश्चन हो गया, वन लाइनर हो गया, सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे डेली आना है। क्लासेस को मिस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। द क्लासेस विल बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप मिस करते हो क्लासेस, देन एट योर कॉल। जो बच्चे यहाँ पे क्लासेस आएंगे, अटेंड करेंगे, आंसर्स देंगे, पोल्स में आंसर देंगे, उन लोग के मेरे पास फेसेस, नाम सब कुछ रहने वाला है। तो एक तो बिहाइंड द सीन रह के मत पढ़िएगा, क्लास में प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट नहीं रहिएगा किसी भी तरीके से, ना फिजिकली ना मेंटली, बस हर तरीके से ना आपको प्रेजेंट रहना है। मेरे ख्याल में बिल्कुल साफ साफ बता दिया सब कुछ। एम आई क्लियर एंड लाउड? एक आधी पीडीएफ इधर उधर लेट लाट हो जाए तो उसके लिए रोना नहीं है आके, ठीक है? सारी की सारी पीडीएफ बराबर अपडेट होंगी, लेकिन ये है कि रोना नहीं है किसी भी तरीके से। छोटे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना, मैच्योर बच्चों की तरह बिहेव करना है, वो बच्चे जिनको अपना आगे आगे 6-7 महीने में ना एग्जाम निकालना है। अच्छा, तो ये सारी चीजें क्लियर है, ये तो अलग चीज हो गया। स्टैटिक जीके का अलग से आपका कल एक वीडियो आएगा, उसमें स्टैटिक जीके देख लीजिएगा और सारी चीजें। और एक भैया बोल रहे थे कि मैथ्स भी पढ़ा दो, रीजनिंग भी पढ़ा दो। देखो पढ़ा तो मैं वो भी देती, लेकिन बाकी लोग को पढ़ाने दो ना, उनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? जब आईएएस करे हैं हम तैयारी ना 7 साल, तो हम सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, एसएससी 3 बार निकाले हैं, तो एसएससी 3 बार एग्जाम दिए हैं और तीनों बार जो है वो मेंस किया है, 2 बार क्वालिफाई भी किया है। तो आप टेंशन ना लो, मैथ्स भी उतने अच्छे से मैं पढ़ा सकती हूँ जितने साइंस, लेकिन साइंस मेरा कोर है और उसमें स्टैटिक जीके मेरा और भी कोर है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट मुझे बता दो जिसमें आप 100, मैथ्स में भी चांसेस होते हैं एरर होने के, स्टैटिक जीके में भी चांसेस होते हैं एरर होने के, साइंस एंड पॉलिटी, पॉलिटी भी, साइंस एंड पॉलिटी, दीज आर द 2 सब्जेक्ट जिसमें आपका स्कोर जो है ना वो 100% हो सकता है बिना किसी रुकावट के, किसी भी तरीके से। अग्री करते हो आप ये मेरे साथ? साइंस में मैं आपको बोल रही हूँ कि आप में से जो डेडिकेटेडली पढ़ गया ना ये 2.5 महीना, उसके 25 में से 25 नंबर है डेडिकेटेडली जो पढ़ गया। समझ आ रही हैं चीजें? और ये ज्यादा ना पॉपकॉर्न मत बनना, बस इतना मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि जाओगे अलग कॉन्सेप्ट से कोई पढ़ाएगा तो फिर माइंड खराब हो जाएगा आप लोग का। तो डेडिकेटेडली पढ़ना। तो आज की क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर इज, फिजिक्स की क्लास अगले 16 से 18 से 20 दिन तक भी जा सकती है। कोशिश यही होगी कि संडे सैटरडे भी क्लास हो जाए ताकि ज्यादा चीजें खींचे ना, मैं भी यही चाहूंगी। और 2-2 घंटे की भी क्लास जो है वो लगानी पड़ जाएगी तो भी लगा लेंगे। डेली क्लास 6 से 7 होगी, कहीं भटकना नहीं है, सीधा इसी जगह आ जाइए। 6 से 7 आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, मतलब 6 to 7 जो है वो हम क्लास करेंगे। तो ये सारा चीजें, अगर अच्छा एक और मन में आ रही किसी के कि ग्रुप डी से पहले अगर सिलेबस नहीं हुआ तो ये सवाल ही नहीं उठता पहली बात कि सिलेबस नहीं होगा। अगर मुझे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन पहले दिख जाता है और मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन एग्जाम से पहले, मैं आपको एग्जाम से 3-4 दिन पहले फ्री कर दूंगी बिल्कुल, चाहे मुझे 2-2.5 घंटे 3 घंटे क्लास लेनी पड़े, लेकिन एग्जाम से पहले 5-4 दिन मैं आपको फ्री कर दूंगी। और बताइए अगर एग्जाम जल्दी हो जाता है तो, वरना तो रेगुलर अपना जो क्लास चलता है ना वैसे आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले क्या अपने को ये जानना जरूरी है कि हमारा फिजिक्स जो है वो क्या होता है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और ये सारा। जैसे कि फिजिक्स वर्ड दिखा रहा है ना आपको कि फिजिक्स वर्ड का ना एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। एज वी हैव स्टेटेड कि साइंस में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे लैटिन वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। पेपर पेन लेके अलग से एक रजिस्टर बना लीजिए या पेजेस या जो भी आप यूज करते हो उनको बना लीजिए ताकि सारे नोट्स आपके एज इट इज यहाँ पे रहे। तो लैटिन या ग्रीक वर्ड होता है फिजिक्स, और इस वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो फिजिक्स का मतलब हो गया यहाँ पे फिजिकल चीजें, ठीक है? फिजिकल यानी कि भौतिक। आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, आप फ्रिक्शन की मदद से बैठते हो, बॉल उछाल रहे हो, इस तरीके से हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। टेक्निकली फिजिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो पहली बात तो ये कि फिजिक्स जो है वो फिजिकल यूनिट्स के लिए बोला जाता है। एरोप्लेन उड़ के जा रहा है, सैटेलाइट को लॉन्च किया, चिड़िया उड़ रही है, ये सारे ना आपके फिजिक्स से रिलेट करते हैं। बराबर है ये मेरी बात? नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, फिजिक्स के जैसे आपने मैटर पढ़ा, आपने पदार्थ पढ़ा, आपने मैकेनिक्स पढ़ा, आपने हीट पढ़ा, आपने लाइट पढ़ा, आपने रेडिएशंस पढ़ा, ये सारे चैप्टर जो है ना वो आपके फिजिक्स की ब्रांच है, दैट इज रिलेटेड टू नेचर एंड दियर प्रॉपर्टीज। यानी कि ऊर्जा जितनी भी हमारे इस एटमॉस्फेयर में है और उससे रिलेटेड उनके प्रकृति और उनके गुण,
फिजिक्स में आपके पास ब्रॉडली अगर डिफाइन किया जाए तो 4 चैप्टर्स जो है, 5 चैप्टर आपके बेसिकली डिफाइंड होते हैं, जिसमें पहला है मैकेनिक्स। आप भले ही नाम दे दो उसको मोशन फ्रिक्शन, मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन या प्रणोद या थ्रस्ट करके आप कुछ भी बोलो, लेकिन वो है सारी चीजें मैकेनिक्स में। इस मैकेनिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स जो है वो मैकेनिक्स यानी कि मोशन यानी कि गति के अंदर में आते हैं। ये पूरी जो पार्ट है मैकेनिक्स की, उसमें मेन जो साइंटिस्ट हैं वो आपके हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। फिजिक्स का पूरा कंट्रीब्यूशन उन्हीं को जाता है, या मैं बोलूं कि 60% से ज्यादा फिजिक्स अगर किसी ने लिखी है या किसी ने थ्योरी दी है तो वो है आपके कौन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज ऑल कंट्रीब्यूटेड टू दी न्यूटन। मैकेनिक्स तो पूरा ही न्यूटन के हवाले, राइट। उसके अलावा अकाउस्टिक यानी कि साउंड यानी कि ध्वनि, राइट। उसके अलावा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या आएगा, स्टडी ऑफ लाइट, चाहे आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, चाहे आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, चाहे आप मिराज पढ़ रहे हो, चाहे आप मृग मरीची पढ़ रहे हो, आप चाहे लेंस पढ़ रहे हो, चाहे मिरर पढ़ रहे हो, हर चीज किससे रिलेटेड है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स, हीट पढ़ना, टेम्परेचर पढ़ना, ये सारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप मैग्नेट के साथ, यानी कि जो हमारी जितनी भी हमारी विद्युत है उसको अगर आप चुंबकत्व के साथ पढ़ रहे हो तो वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके अपन ने उसको डिफाइन कर दिया। बेसिक चीजें हैं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे पर आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब फिजिक्स की जो पहली बात शुरुआत की गई थी वो गैलीलियो गैलीली के द्वारा की गई थी, टेलीस्कोप जिसको हम बोलते हैं। सर आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ही इज द साइंटिस्ट जिन्होंने पूरा फिजिक्स जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डाइमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारी चीजें आपकी आती हैं फैराडे लॉ के अंदर। मैरी क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम, सिर्फ साइंटिस्ट के नाम लिख रहे हैं, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैरी क्यूरी ने 2 एलिमेंट्स जो है वो खोजे गए थे। हम इन साइंटिस्ट के नाम कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, तो उससे पहले एक बार इनकी शक्लें देख लीजिए ताकि विजुअलाइज हो जाए चीजें। मैरी क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम, फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1903 में, केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1911 में। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जितने इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए हैं उतने ही इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिक्स के लिए भी हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री खोजा था। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर साइंस इन्हें न्यूक्लियर साइंस इन्हीं को डेडिकेटेड की जाती है। अल्फा बीटा और गामा, राइट, ये जो रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा बीटा रेज की जो निकलती हैं, गामा का जो डिस्कवरी है वो भी रदरफोर्ड को ही कंट्रीब्यूट की जाती है। हीलियम में से जो अल्फा पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने का काम है वो पहली बार किसने किया था, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, राइट। अब फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक मात्रा का मापन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आप करते हो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, राइट। 7 हमारे पास होती है फंडामेंटल। देखिए, किसी भी चीज को आपने नापा, आपने समय देखा, जैसे मैंने बोला कि फिजिक्स इज रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जितनी भी मेरी ये भौतिकी विज्ञान है वो सारी की सारी मेरी फिजिकल यूनिट से रिलेट करती है ना। अब फिजिकल यूनिट्स क्या है, सब्जी लेने गए, सब्जी आपने तौली, पूरे दिन में हम कम से कम हजारों बार समय देखते हैं, टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया। हम रोड पे चलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन वो तो हमारी अलग चीज हो गई, लेकिन जब आप रोड पे चल रहे हो तो आप किलोमीटर्स जो है ना वो कवर कर रहे हो, आप पदार्थ जो है वो इस्तेमाल भी कर रहे हो, आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, हवा इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसके अलावा गैस जो है इस्तेमाल करते हो, तो मोल आपकी जो यूनिट है वो इस्तेमाल हो गई। आप लाइट इस्तेमाल करते हो तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ऐसे करके हमारी पूरी दिनचर्या में जो भी मैक्सिमम जो हमने लाइट्स या जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो उनको हम बोलते हैं कि हमारे पास 7 मूलभूत इकाई हैं, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि 7 फंडामेंटल इकाई जो हमने बोली हैं उसमें से आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि कौन सी इनमें से 7 फंडामेंटल यानी कि मूलभूत इकाइयों में शामिल नहीं की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, तो आपको पूरी की पूरी 7 लर्न होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी मूलभूत इकाई की आपसे यूनिट जो है ना वो पूछी जाएगी। कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट आपसे पूछी जाएगी, राइट। तो यूनिट क्या हम सिर्फ ऐसा यूनिट लिखते हैं, नहीं जी, हमारे पास होता है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। अब ये सीजीएस एफपीएस इसको पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी मूलभूत इकाई
जो है ना वो हमारे पास मौजूद है, राइट। तो सबसे पहले आपकी मूलभूत इकाइयों की या फंडामेंटल यूनिट्स की हम बात करें तो सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट आपके पास है लेंथ, यानी कि लंबाई। सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट क्या है? लंबाई। इसके लिए आप कौन सी सबसे लंबाई को नापने की सबसे छोटी इकाई को आप क्या बोलते हो? आप मीटर करके बोलते हो, बराबर है। दूसरी इकाई है आपके पास मास, यानी कि द्रव्यमान, राइट। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ आप समझिए मास या द्रव्यमान, जिसको आप किलोग्राम में नापते हो, नापने की इकाई द्रव्यमान की क्या है? किलोग्राम। टाइम, समय, समय को आप कैसे नापते हो? समय को नापने की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है? सेकंड जो है वो समय को नापने की सबसे छोटी इकाई है। करंट, यानी कि विद्युत आवेश में आपसे पूछूं या विद्युत करंट, जैसे हम इलेक्ट्रिकल करंट करके हम जो डिफाइन करते हैं, करंट मैंने आपसे पूछा है, तो करंट की नापने की इकाई जो है वो एम्पियर, जिन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था। तापमान, यानी कि टेम्परेचर को नापने की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? केल्विन है। किसी भी पदार्थ को नापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो मोल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता करके याद रखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। इसकी इकाई क्या है? कैंडला करके याद रखना है। क्या रखना है याद? कैंडला। तो एक बार जल्दी से ना मुझे आप बताओगे और मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ चीजें, इनके आप मुझे यूनिट्स करके ना बताने वाले हो फटाफट से, है ना। तो चैट्स ऑफ कर रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए चैट ऑफ करें ताकि आप बता पाओ, है ना। सबसे पहले इसको छुपाते हैं ताकि आप आंसर जो है ना वो बढ़िया से दो। सबसे पहले टेम्परेचर को नापने की इकाई, टेम्परेचर को नापने की इकाई। देखिए क्लास जो है वो जैसे हो रहा है वैसे ही चलेगा, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री की सुबह भी चल रही है, उसके लिए डिस्कशन नहीं करिए। पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजी पहले करा के होगा क्या, ये बता दो। बायोलॉजी फिजिक्स थोड़ा ना एग्जाम में छोड़ के जाओगे, करके तो एग्जाम में सब कुछ जाओगे। टेम्परेचर को नापने की इकाई क्या हो गया आपका? तो केल्विन याद रखना है, केल्विन। कभी डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस नहीं याद रखिएगा। चलिए टाइम की इकाई क्या है? टाइम को नापने की, यानी कि समय को नापने की सबसे छोटी इकाई सेकंड, SEC लिखते हैं। पदार्थ को नापने की सबसे छोटी, अच्छा ये सबसे छोटी इकाई है, इनके लिए भी हमने आधार रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सबसे छोटी इकाई करके बोली जाती है। तो पदार्थ को नापने की क्या होगी? मोल। मोल के लिए हम यूनिट लिखते हैं MOL। लंबाई को नापने की सबसे छोटी इकाई, जल्दी से, लंबाई को नापने की सबसे छोटी इकाई मीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। मीटर, लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ, यस, लेंथ को नापने की। अब बताइए द्रव्यमान यानी कि मास को नापने की सबसे छोटी इकाई। मास के लिए, मास को नापने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होगी? किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्राम्स इस्तेमाल करेंगे? किलोग्राम ही लिखते हैं, ग्राम्स नहीं लिखते हैं। छोटी इकाई का मतलब सबसे कम या सबसे बेसिक जो आप लेते हो उसके लिए, ठीक है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, टाइम के लिए सेकंड, पदार्थ के लिए मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। बताइए ज्योति तीव्रता जो है उसको नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ज्योति तीव्रता। कैंडला कैसे लिखा जाता है? CD करके, या CD या कैंडला करके आप याद रखेंगे, बराबर है। एक क्वेश्चन यहाँ से जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज क्लियर है? कभी अभी यहाँ पे कुछ बचा नहीं ना। इलेक्ट्रिक करंट आपका एम्पियर हो ही गया, तो 7 की 7 यूनिट कंप्लीट कर ली। एम्पियर हो गया करंट के लिए, राइट, एम्पियर हो गया करंट के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पूरी हो गई लॉन। अब यहाँ पे किसी को लग रहा है ये CGH, FPS और MKS क्या है? तो इन सातों इकाइयों में भी, इन सातों इकाइयों में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो इकाई है वो आपकी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो इकाई है वो है आपकी, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि लेंथ, लंबाई, उसके बाद मास और उसके बाद टाइम, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम, इसी से हमने एक डिराइव की है अपनी LMT यूनिट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LMT यूनिट या डायमेंशंस करके इनको बोला जाता है, ठीक है। डायमेंशंस करके इनको बोलते हैं। तो ये इसका डायमेंशंस का आपको पूरा एक अलग से PDF मिलेगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं वो मैं बताऊंगी। सारी पढ़ने नहीं बैठना, पता लग रहा है 2-4 दिन में तो डायमेंशंस ही नहीं खत्म हो पा रही हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए इन 7 इकाइयों में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 इकाई हैं वो है आपकी लेंथ, मीटर, मास, मास, मास और टाइम, टाइम, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी यूनिट है, जैसे मैं बोलूं आपसे LMT में आप किसी भी चीज का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करो, तो वॉल्यूम को आप कैसा रिप्रेजेंट करोगे? वॉल्यूम के लिए तो kg करके, है ना। अब यहाँ पे
ग्राम्स करके, केजी करके आप रिप्रेजेंट करते हो ना इस चीज को, तो पहली बात तो ये सुनना आप कि डायमेंशंस में हम इन्हीं तीनों यूनिट्स को ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारे पास सी, जी एस, एफ पी एस और एम के एस जो है ना वो बना हुआ है, राइट। सी क्या है, सेंटीमीटर, जी क्या है, ग्राम, एस क्या है, सेकंड। किसी भी चीज को नापने के लिए अगर आपने लंबाई, द्रव्यमान और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के फॉर्म में लिया है तो वो आपका कहलाता है सीजीएस सिस्टम। दूसरा एफपीएस सिस्टम, एफपीएस क्या है, लंबाई के लिए अगर आपने फुट को इस्तेमाल किया, मास के लिए आपने अगर पाउंड को इस्तेमाल किया, द्रव्यमान के लिए, और टाइम आपका सेकंड ही रहता है हमेशा, टाइम की कभी वैल्यू चेंज नहीं होती, टाइम की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी सेकंड ही रहेगी। तो अगर आपने फुट, पाउंड और सेकंड को इस्तेमाल किया तो आपकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एफपीएस करके। एमकेएस क्या है, अगर आपने लेंथ को मीटर, राइट, मास को किलोग्राम और सेकंड इस्तेमाल किया तो आपने इनका एक एक वर्ड उठा लिया और उसके हिसाब से आपने सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस करके आइडेंटिफाई कर दिया, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे सीधा शुरू करते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के साथ, ये चीजें हम पढ़ेंगे बाद में। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि कुछ डायग्राम के साथ जरा समझो। देखो ये है आपके पास दो डायग्राम, इन्हीं से आप सारी चीजें समझ जाओगे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि और सदिश राशि, अदिश करके और सदिश। हमारे पास किसी भी, अभी देखो अभी इस टॉपिक को मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, रीजन इसका क्या है, क्योंकि जब भी आप अदिश राशि और सदिश राशि करते हो ना, ये टॉपिक आपको यहाँ समझ नहीं आता जब तक आप मोशन वाला जो चैप्टर है ना उसको पूरा या पूरी फिजिक्स करने के बाद ये चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ आएंगी। तो जब मैं आपसे ये बोलूं कि स्केलर है कोई भी चीज, तो स्केलर या ऐसे देखो लर्न करो, विक्ट्री में, वेक्टर में वी आता है, वी जो है ना वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर किसी भी चीज की भौतिक इकाई को नापने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करना पड़े और साथ में मुझे दिशा जो है वो दी जाए तो वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जब किसी भी चीज को नापने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या नंबर जो है ना वो दिया रहे, ठीक है, ओनली नंबर इज गिवन, तो मैग्नीट्यूड करके आप बोलोगे तो स्केलर हो गया। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि नंबर और दिशा दोनों चीजें हैं तो आप उसे वेक्टर बोलोगे। वेक्टर मतलब ऐसे दोनों चीजें। एग्जाम में आपको कुछ यूनिट्स दी होती हैं, उनके लिए देखिए अगर कार सिंपल ऐसे चल रही है, ठीक है, तो स्पीड आप बोलोगे तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार जो है ना वो इंक्लाइनेशन हो गया और उसने अपनी डायरेक्शन जो है ना वो लेफ्ट कर रखी है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 30 1:30 बज रहा है, मान लीजिए घड़ी में ना 5 बज रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए। घड़ी में 5 बज रहा है, पूरी इंडिया में ही घड़ी में 5 बजेगा ना इस टाइम, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के बाहर मतलब अरुणाचल प्रदेश में अलग बज रहा है और दिल्ली में अलग बज रहा है। जब आपके पास एक चीज यूनिट कांस्टेंट होती है तो आप उसको बोलते हो स्केलर। तो समय जो है वो हर जगह 5 ही बजा होगा तो आप उसे स्केलर बोलोगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि एक गाड़ी है उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और वो जा रही है नॉर्थ से साउथ में, तब आपके पास क्या होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर भी है, दूसरी चीज आपके पास डायरेक्शन भी है। तो जब आपसे कोई भी, जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि पेड़ पे से सेब गिर गया, जैसे एग्जाम्पल है ना, पेड़ पे से सेब गिरना जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बताइए, अदिश राशि का है या सदिश राशि का है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। पेड़ पे से सेब गिरा, ये क्या है बताइए, पेड़ पे से सेब गिरा, ये वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर। देखो पेड़ पे से सेब गिरता है तो उसके पास दो चीजें इन्वॉल्व है ना, एक तो वो धरती पे ही गिरेगा यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है ना वो यहाँ पे फिक्स है, तो आप सदिश राशि बोल सकते हो। आप लोगों के लिए क्या करना है, आप लोग को ये कुछ यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख के दी हैं कि कुछ स्केलर क्वांटिटी है कुछ वेक्टर, तो 20 वेक्टर क्वांटिटी 20 स्केलर क्वांटिटी जो है ना वो आप लर्न कर लीजिए। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ऊर्जा, अच्छा करंट में भी हम, जैसे आपने कई बार ये पूछा है क्लासेस जनरली जब होती हैं, कई बार ये बोला है कि भाई करंट को आप क्यों स्केलर और वेक्टर बोलते हो। अब आज के बाद ना ये चीज याद रखिएगा कि करंट, पूरा करंट स्केलर या वेक्टर नहीं बोला जाता। करंट में अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्ट करंट जो है ना
वो क्या है, तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें आपके पास जो है ना वो डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं आपको यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं आपसे ऑल्टरनेट करंट या एसी करंट की मैं बात करने लगूं, तो एसी करंट जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे वेक्टर, यानी कि उसके पास अभी डायरेक्शन भी है और वहां पे मैग्नीट्यूड जो है ना वो भी यहाँ पे दिया है और दिशा भी है, राइट। तो ये चीज आप याद रख सकते हो यहाँ पे। इस पूरी 20 की 20 पीडीएफ ये जो है लर्न कर लीजिए, इनसे बाहर शायद ही कभी कोई आपसे पूछे कि वेक्टर और स्केलर का एग्जाम्पल बताइए, राइट। लंबाई हुआ, समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, तापमान हुआ, ऊर्जा हुआ, डीसी करंट हो गया, उसके बाद आवर्त हो गया, आयतन हो गया, गति स्पीड जो है वो हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जब मैं आपसे ये बोलूंगी कि किसी गाड़ी की स्पीड जो है वो एवरेज जो है वो 22 किलोमीटर पर आवर है, तो आप लोग याद रखिए कि 22 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हुआ, बफरिंग हो रहा है क्या, अभी ठीक है। और देखो एक चीज और भैया, देखो हिंदी इंग्लिश का लोचा नहीं करो इन क्लासेस में, क्योंकि चीजें जो भी जा रही है बराबर जा रही है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश का कतई कोई भी इशू नहीं है। तो ध्यान से उसको समझने की बस कोशिश करो, मेन फोकस जो है ना, वह इतना देर मोटिवेशन देने के बाद भी नई चीजें बैठी हैं। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आवर्ती अगर हम बोलते हैं तो स्केलर क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम हुआ, स्पीड हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अभी आपको बताया है ज्योति तीव्रता फंडामेंटल यूनिट्स में आती है हमारी, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स में, यानी कि जो हमारी मूल इकाई है उसमें आती है यहाँ पे ना, है ना। तो याद रखिए कि आपका मूल इकाई जो है उसमें ज्योति तीव्रता आती है, कैंडला जिसको बोलते हैं, ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अब मुझे बताओ, किसी भी चीज का घनत्व या डेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्मियम का डेंसिटी है, गोल्ड का डेंसिटी जो है वो 19 पॉइंट करके हम बोलते हैं, 19.1 19.2 ऐसा करके। तो ये डेंसिटी ऑस्मियम की हर जगह एक ही रहने वाली है, ठीक है। ऑस्मियम की जो डेंसिटी है वो हर जगह एक ही रहने वाली है, पानी में, हवा में, धरती के इस पॉइंट पे या धरती के दूसरे छोर पे। जिन चीजों की इकाई किसी भी तरीके से बदलती नहीं है, यानी कि जिसको आप कहीं भी ले जाओ उसकी यूनिट रहती है सेम। ये भी लर्न करने का सही तरीका है कि जिन भी चीजों को अगर आप कहीं भी लेके जा रहे हो, उनकी मूवमेंट कर रहे हो और उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी आपकी स्केलर क्वांटिटी जो है ना वो बोली जाती है, ठीक है। क्या बोली जाती है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। जैसे डेंसिटी, एग्जैक्टली डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हमने डिफाइन कर दिया। चार्ज हुआ, चार्ज क्या है, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो तो आप कहीं भी ले जाओ नेगेटिव चार्ज ही रहने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एंट्रोपी हो गया, हीट चेंज जिसे हम कहते हैं, हीट चेंज, तो वो भी हमेशा सेम ही रहने वाली है। प्रेशर हुआ, वर्क हुआ, ये भी हमेशा सेम रहने वाला है। समझ गए हो मेरी बात को। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जो हमेशा डायरेक्शन के साथ ही दी जाए तो ही समझ आएगा। जैसे मैंने बोला फोर्स है, बल है, तो बल कहीं पे थोड़ी ना लगाने लगोगे, बल तो जिस डायरेक्शन में लगाओगे उसी में ना वो काम करेगा। तो अगर एक दरवाजे पे आप फोर्स लगा रहे हो तो वो वहीं पे काम करेगा और कुछ चेंजेस भी होगा। तो हमेशा ये यूनिट जिनमें कि किसी ना किसी तरीके से हमारे पास बल जो है वो लगाया जाता है और डायरेक्शन वाला लगाया जाता है, तो जिस दिशा अगर आपको दी गई है, यानी कि डायरेक्शन जो है ना वो आपको दी गई है, आप तब उस कंडीशन में क्या बोलोगे, यहाँ पे सदिश राशि यानी कि दिशा के साथ। देखिए सदिश का मतलब क्या है, दिशा के साथ, ठीक है। अदिश क्या हो गया, दिशा रहित। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो हमेशा डायरेक्शन, और ये एक या तो आप इसको समझ लो कोइंसिडेंस या कुछ भी, मैक्सिमम में देखो यहाँ पे वा जो है ना वो मेंशन होता है। देखो आवेग, बल, संवेग, वेग, त्वरण, विस्थापन, उसके बाद वजन, विद्युत क्षेत्र करके हमने बोला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे घर्षण बल हो गया, इन सब में बा आता है। तो मैक्सिमम जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें बा जो है ना वो जरूर में आता है, राइट। तो इम्पल्स, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, टॉर्क, वेट या प्रणोद हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकत्व क्षेत्र हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, कोणीय हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और तनाव यानी कि टेंशन जिसे हम कहते हैं, सरफेस टेंशन करके बोला। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या हो गए आपकी वेक्टर करके। गगन अभी मेरा बर्थडे नहीं है, ठीक है, कोई बर्थडे नहीं है अभी मेरा, तो ये चीज याद रहेगा यहाँ पे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पहले लर्न कर लीजिए।
अब इनको एक एक करके समझना चाहिए क्या? नहीं समझना चाहिए। अब इनको, जिसमें से कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमें याद नहीं होता है, याद आपको इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप इनको यहीं पे रटने की कोशिश करते हो, राइट? यहाँ पे नहीं रटना, ठीक है, यहाँ पे नहीं रटना है आपको। आपको क्या करना है कि अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी चीजें मैं करा रही होंगी, राइट? तब आप उनको समझिएगा कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। नाउ लेट्स स्टार्टेड विद मोशन। देखो, मोशन या गति होता क्या है? सिंपली अगर आपकी कोई भी वस्तु जो है ना वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है, सिंपल सिंपल समझना, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल चीजों से और डेली घर के जो एग्जाम्पल है ना उनसे समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे, राइट? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक ए पॉइंट है, से लेके बी पॉइंट की तरफ आप अब जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते समय आपने यहां से लेके यहां तक जो मूवमेंट की है, आप चल के गए हो, मोशन हुआ है, कुछ ना कुछ आपने इसमें गति जो है वो की है यहाँ पे, तो ये आपकी क्या कहलाती है? सिंपल मोशन। मैं ए पॉइंट पे खड़ी हूँ, मैं बी पे चली गई, मैं अभी अपने घर में थी, ठीक है, घर से जो है ना वो मैं अपने स्कूल चली गई, है ना, ऑफिस चली गई, कहीं भी हम चले गए, तो वी हैव डन सम मूवमेंट, यानी कि हमने कुछ मोशन किया है ना, हमने गति की है, या हमने अपनी प्लेस ऑफ स्टैंडिंग, या जो जगह पे हम बैठे थे उस जगह को चेंज किया, ये चीज क्या होती है? मोशन होती है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो मोशन है ना ये हमेशा हमारे ऑब्जर्वर के हिसाब से होता है, यानी कि जो देख रहा है ना उसके हिसाब से। हमेशा मोशन ऐसा नहीं है कि आपने मोशन किया तो आपके हिसाब से जो है ना वो सबके लिए आपका मोशन जो है वो होना ही होता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको सबसे पहले यही बताती हूँ, जैसे ये आपकी एक पर्टिकुलर स्कूल बस है, ठीक है, इसमें ना 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसको स्कूल बस ने उतार दिया है और अब वो खड़ा होके ना इनको बाय कर रहा है, राइट? ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि मोशन का अगर मेरे लिए शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है, तो आप लोगों के लिए मोशन का जो अर्थ है ना वो कुछ और हो सकता है, ठीक है? अब ये देखो, ये बच्चा जिसको स्कूल वैन ने नीचे उतार दिया है कि बेटे घर जाओ, अभी बहुत देर हो गई, चलो जाओ, तो ये बच्चा जब इन बच्चों को बाय कर रहा है अपने स्टूडेंट्स फेलो को, तब उसके लिए ये बच्चे जो है ना वो मोशन में है कि नहीं है? बताइए, बस चल पड़ी है तो ये बच्चे जो बस में बैठे हैं वो गति में है कि नहीं है? गति में है। लेकिन इस बस के अंदर अगर ये ए बच्चा है, ये बी बच्चा है, ये सी बच्चा है, ये डी बच्चा है, तो बस में बैठे हुए जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या ए ये देखेगा कि बी मोशन में है, या ए को लगेगा सी मोशन में है, या सी को लगेगा डी मोशन में है? नहीं जी, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट होता है। दोबारा से समझिएगा, हालांकि मेरा मोशन का मतलब ये हो गया कि मैं अगर किसी एक जगह पे खड़ी हूं और दूसरी जगह पहुंच जाती हूँ तो वो मेरे लिए मोशन है, लेकिन जो मेरे साथ ही जा रहा है, मेरे साथ ही चल रहा है या आगे चला गया, उसके लिए मैं मोशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ में हूँ। अब देखो, ये बच्चा बैठा है, दूसरा भी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे एक साथ ही जा रहे हैं, तो मोशन एक दूसरे को होती हुई दिखाई देने वाली है क्या? नहीं। इसके लिए तो ये मोशन है, लेकिन इनके लिए ये मोशन नहीं। अब जैसे पेड़ है, जमीन पे देखो यहाँ पे घास लगी हुई है, तो क्या घास के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस, घास के लिए ये बच्चे तो मोशन में है ना? अभी घास वैसे तो देखो चल रही है क्या? नहीं चल रही, लेकिन जो बस में बैठा होता है उसको घास चलती हुई दिखाई देती है ना। आप कभी ट्रैवलिंग किए हो, गाँव जाते हैं हम अपने या कहीं भी जाते हैं, आप ट्रेन में बैठ के जाते हो, आप बैठे होते हो ट्रेन में, आप आगे जा रहे हो तो आपके पेड़ जो है ना वो साइड से पीछे जाते हैं, क्या वो मोशन कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि आप मोशन में हो इसलिए आपको वो पेड़ जो है ना वो मोशन में या गति में लगते हैं। कभी कभार ऐसा होता है सडनली ट्रेन चल भी जाती है ना, अपने को एहसास नहीं होता और एकदम से लगता है ये पेड़ पैसे कैसे पीछे जा रहे हैं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मोशन या गति जो भी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर होती है, कभी भी विद रिस्पेक्ट टू, या इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। फिजिक्स में किसी भी चीज को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, हर चीज के दो मतलब हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। तो ये बात मेरी समझ आ गई कि मोशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ही बोला जाएगा, कभी भी बिना ऑब्जर्वर के हम मोशन की बात नहीं करते। हम बस का एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये उस तरीके से। अब मोशन किस तरीके की हो सकती है? तो मोशन या तो रेक्टिलिनियर हो सकती है, जैसे आप रोड पे भाग रहे हो, हालांकि इसमें आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लग रहा है, लेकिन हम फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स की हम कल की क्लास में बात करेंगे। लेकिन अभी क्या है,
फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसमें लग रहा है। सर्कुलर फोर्स क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां सर्कुलर है, क्लॉकवाइज घूम रही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, सर्कुलर। रोटेशनल क्या है, बॉल है, पूरी की पूरी बॉल जो है वो रोटेट होके गई, तो वो रोटेशनल हो गया। पीरियोडिक क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम दोलक जिसे हम बोलते हैं, तो घड़ी के अंदर दोलक जो है वो लगा हुआ है और वो अपना टू एंड फ्रो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन करके डिफाइन किया। उसी तरीके से अगर राउंड ऑफ मोशन के मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सबसे पहले अप एंड डाउन मोशन, यानी कि जब हम सी सॉ पे बैठते हैं, एक झूला होता है ना ऐसा करके, तो जो भारी होगा वो नीचे चल जाएगा, हल्का वाला बच्चा ऊपर आ जाएगा। सी सॉ क्या है, ये भी मोशन ही है एक तरीके से, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब ट्रेन चलती है, बस चलती है, गाड़ियां चलती हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जाता है। राउंड एंड राउंड, झूला गोल 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 बस घूमे जा रहा है, तो वो राउंड एंड राउंड मोशन हो गया। जिगजैग, सांप जब चलता है या केचुआ जब चलता है, तो उस मोशन को आप क्या बोलते हो, जिगजैग बोलते हो। और दूसरा जैसे मैंने पेंडुलम वाला बताया, टू एंड फ्रो, आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, ये सारी चीजें देखिए, इस पूरे सृष्टि में जो भी चीजें आपको अपनी पोजीशंस चेंज करते हुए दिखाई देती हैं, उन सब में मोशन होता है। आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चल रही है क्या, आपकी ये टेबल जिसपे आप रख के कंप्यूटर रखे हो, लैपटॉप रखे हो, फोन रखे हो, क्या वो चल रहा है क्या टेबल, नहीं, उनमें मोशन हो रहा है क्या, उनमें मोशन कतई हो ही नहीं रहा है, दैट इज जीरो मोशन। समझ आ रही है यहाँ पे चीजें, कि मोशन हमेशा एक तो लिविंग चीजें या जिनमें कुछ इंजन्स लगा दिए, आपने फिजिकल कुछ कर दिया, उनमें मोशन होगा, या हमेशा मोशन होता है तो उसके लिए किसी लिविंग चीज जो है ना उसका कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। झूला ऐसी थोड़ी आगे पीछे होगा, झूला अगर ऐसे ही आगे पीछे हुआ तो भाई फिर तो खतरनाक चीज है, डर के वहां से भाग जाएंगे लोग। तो झूला आगे पीछे ऐसी नहीं होता, उस पर बैठने के लिए फिजिकल जो पर्सन है उसका जरूरी है होना, है ना। अब ये ट्रेन चल रही है तो ड्राइवर बैठा है, इंजन बैठा है, तो नॉन लिविंग चीजों में मोशन तब होती है जब लिविंग चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व यहाँ पे होने लग जाती हैं। बराबर है, ये दो चीज समझ आई। मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, अब जैसे सूरज के आसपास ना धरती मूव कर रही है, धरती घूम रही है, तो मोशन जो है किसका हो रहा है, सूरज को हो रहा है कि धरती का हो रहा है, बताइए। अब सूरज आपको निकलता हुआ उगता हुआ भी दिखाई देता है, सूरज आपको छुपता हुआ भी दिखाई देता है, सूर्योदय भी हो रहा है, सूर्य अस्त भी हो रहा है। तो ये थोड़ी है कि आपका सूरज उग रहा है फिर सूरज जो है वो अस्त हो रहा है, नहीं जी, सूरज अपनी जगह पे वही है। ऑब्जर्वर की नजर से जब देखा जा रहा है तो सूरज जो है वो उगता हुआ और अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो याद रखना है यहाँ से सबसे पहली लाइन जो आज की क्लास में याद रखनी है, दैट इज मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू दी ऑब्जर्वर आईज, है ना, मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑब्जर्वर्स आई, याद रहेगा ये सारी चीजें। अब सबसे पहली चीज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दो समझ लेते हैं चीजें, फिर अपन कल की क्लास में ही इसको कंटिन्यू कर लेंगे, पर जरा समझो। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी, पहले आपको सिंपल मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से जो हमारे स्कूल की जो दूरी थी वो 5 किलोमीटर की थी, मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रही हूँ, तो आप ये क्या बोलोगे, ये विस्थापन है क्या है आपके स्कूल, वर्बली मैंने बोला कि अगर आप अपने घर से निकले और स्कूल तक पहुंच गए, तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए ये है हमारा घर, ठीक है, ये है हमारा स्कूल जो है वो बढ़िया से स्कूल बना हुआ है, तो जब आप घर से निकलते हो और स्कूल तक पहुंचते हो, तो मैंने बोला कि आपने 5 किलोमीटर जो है ना वो आपने तय किया है। तो ये 5 किलोमीटर रास्ता जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा घूम के, या इस रास्ते को आप अपने हिसाब से लंबा भी बना सकते हो, आराम से घूम के स्कूल पहुंचो, कहीं दिक्कत आ रही है। 5 किलोमीटर का आपका ये जो रास्ता है ना, ये आपका क्या है, दूरी या विस्थापन, तो आप हमेशा बोलोगे ये है दूरी। जो रास्ता किसी भी या जिस रास्ते पे चल के कोई गति या मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, दूरी। द एक्चुअल पाथवे, वर्ड याद रखना, यहाँ पे एक्चुअल वर्ड जो है वो ज्यादा जरूरी है, एक्चुअल या वास्तविक, वास्तविक रास्ता जिसपे एक ऑब्जर्वर के द्वारा या एक ऑब्जेक्ट जो लिविंग पर्सन है उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो होती है हमारी डिस्टेंस या दूरी करके जिसको आप डिफाइन कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आपका स्कूल एग्जैक्टली है कहाँ, और आप एकदम से हाथ करके बता दो अरे यहाँ पे है स्कूल, तो अगर सीधा सा मैं पूछूं, है ना, सीधा सा, तो दिस इज एक्चुअली दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, सीधा रास्ता ये है। लेकिन रास्ता बना हुआ ऐसा है, तो आप रास्ता डेली जो बना हुआ है उसको कवर करोगे यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज
दी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको जो शब्द इस्तेमाल करना है वो करना है वास्तविक दूरी, यानी कि वास्तविक पथ या वास्तविक जो रास्ता है या एक्चुअल पाथवे जिसे हम बोलते हैं। लेकिन एज सुन एज मैंने बोला कि मुझे आप ये बताओ कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या आपके स्कूल से लेके आपके घर तक का जो सबसे छोटा रास्ता है ना, शॉर्टेस्ट दूरी जो है उसको आप क्या बोलोगे, तब आप उसको क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। यहीं से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ जाइए। डिस्टेंस जो होता है ना, दूरी जो होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है हमारे पास सदिश राशि। रीजन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस का कोई आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, वो तो आपको जो रास्ता होगा उस पर आपको जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली आपको बताती है कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, राइट में, लेफ्ट में, तो एग्जैक्ट दूरी बताती है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करके। फिर भी अगर हम इनको डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिस्टेंस स्केलर हो गया, एक्चुअल पाथ मैंने बोला, इन दो शब्द को याद रखिए, दूरी का मतलब जो है एक्चुअल पाथवे करके यहाँ पे बोल दिया। यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, तो मीटर याद रखिएगा, ऐसा यूनिट होती है हमारी क्या, मीटर। रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा पाथवे। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, मतलब ये है डिस्टेंस ही, लेकिन ये है कि सबसे अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति किसी की जो है उसकी न्यूनतम दूरी, क्या लिखा हमने, न्यूनतम, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जैसे एक बच्चा है, वो साइकिल पेड़ यहाँ पार्क में खेल रहा है, उसके बाद वो पहले घर जाता है, अपने घर के बाद फिर दूसरे पार्क में चला जाता है ना, तो उसने जो दूरी तय की है वो क्या है, 4 मीटर और 3 मीटर की। 4 यहाँ पे आया अपने घर और 3 मीटर जो है वो पेड़ के इस तरफ चला गया। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में आप मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस जो है ना वो कितना है, तो डिस्टेंस आप क्या बताओगे यहाँ पे, कि डिस्टेंस है यहाँ पे हमारा कितना, 7 मीटर, कितना है, 7 मीटर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका विस्थापन कितना है, तो आप ये नहीं बताओगे कि पहले घर फिर कोना, सीधा एक्चुअल पाथवे जो होता है ना वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कंडीशन में हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, मैक्सिमम कंडीशन, ऐसा अप्लाई सेम नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो ये कितना हो गया हमारा, 5 मीटर करके इसको डिफाइन कर देंगे। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आया। ये हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी बोली जाती है वेक्टर, क्योंकि ये दूरी ही है एक तरीके से। तो हम इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, मीटर करके ना यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। आपसे रिप्रेजेंट करने को पूछा जाएगा तो डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट यानी कि जो आपकी दूरी होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो डी से, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो होती है उसको आप तय करते हो किससे, एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर है मेरी बात ये सारी की। अगर डिस्टेंस पूछा, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है इसलिए, अगर मैं आपसे डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो मैथ्स में किए हो आप, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, उसी से हम डिराइव कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, दूरी का जो आपका फॉर्मूला है वो होता है स्पीड इनटू में टाइम। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का पूछा जाए फॉर्मूला, विस्थापन का पूछा जाए, तो आप लर्न करोगे वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे ये भी याद रखो, जब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड यानी कि गति जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट या एस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूले और इतना चीज समझ आया, क्लियर एंड लाउड, बिल्कुल। एक बार थम्स अप करो, सारी चीजें क्लियर हैं तो, और डाउट्स जिसको हैं वो बता दीजिए। पीडीएफ मैंने आपको बोला है कि फुल कंप्लीट पीडीएफ 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी। इस वाली पीडीएफ को अभी जरूरत नहीं है आपको डाउनलोड करने की, रीजन क्योंकि यहाँ पे अभी चैप्टर बहुत सारा पार्ट है बाकी है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर भी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी इसमें न्यूमेरिकल्स कराने हैं। तो कृपया करके आज वाली पीडीएफ नहीं डाउनलोड करिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल्स जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, आप फिर आंसर सही से नहीं कर पाओगे। तो कल अपन ना मोशन वाला पार्ट ही कंटिन्यू करेंगे, होपफुली कल जो है ना वो आपका पूरा हो जाए। वी का मतलब है वेलोसिटी, यानी कि वेग, वेग के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो वेलोसिटी होता है। एस जो है वो स्पीड है यानी कि गति। तो अभी इसको करना है, अभी वेलोसिटी और वेग जो है ना वो उसको करना है अभी, ठीक है। 7 बजे वाली क्लास आज से नहीं है, आपकी 7 बजे वाली क्लास जो है वो वेडनेसडे से है, ठीक है। स्टैटिक जीके की क्लास आपकी होगी
वेडनेसडे या ट्यूसडे से, मतलब या तो कल ही से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो कल से शुरू है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो 6 से 7 पूरा हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी से शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो पॉलिटी का शॉर्ट थ्योरी, उसके बाद हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, और ये सारा चीजें ना आज नहीं है 7 बार। अभी एवोगेड्रो नंबर कहाँ आ रहा है? एक तो देखिए टीचर से क्या पूछना है ना, ये थोड़ा सा ना अपना क्लियर रखिए चीजें। एवोगेड्रो नंबर अभी कहीं हम बात कर रहे हैं, अच्छा जो चीजें जो टॉपिक किया जाए, इसमें बहराने की कोई बात नहीं है। अरे बिल्कुल ही आज नहीं हुआ तो हम मतलब क्या ही हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा कुछ करने की टेंशन नहीं है। 2.5 महीने का कोर्स है, सारी चीजें कंप्लीट होंगी आपकी। तो उसमें ना आप आराम से चीजें जो है वो पढ़िए, जो जो चीजें मैं कराने लग रही हूँ ना उनको आराम से पढ़ते रहिए, और हर दिन के जो डाउट है सिर्फ वही पूछिए, है ना। हर दिन के डाउट पूछा करिए, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी। अब आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड डाउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार कल की क्लास में रिवाइज करके फिर यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। एक तो देखिए कितने कैसे, जब शुरू में ही आपको बता दिया कि ग्रुप डी से पहले खत्म हो जाएगा, तो कहाँ टेंशन आ रही है ये बताओ। शेड्यूल कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शेड्यूल आपका सिर्फ इतना है कि सुबह 2 क्लासेस यूट्यूब पे, शाम को 2 क्लासेस आपकी अन अकेडमी पे, दैट्स इट। पूरे दिन के दो शेड्यूल आपको याद रखने हैं। सुबह 6 से 7 स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक जीके की जो क्लास करोगे उसको कोरिलेट करेंगे हम यहाँ से। 8:30 से 9:30 साइंस की क्लास यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल जो है ना वो कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा चीज यहाँ पे 6 से 7 ये क्लास जो अभी आप कर रहे हो यहाँ पे, जो कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की है, तो फिजिक्स के साथ ही हमने शुरू किया है। और 7 से 8 जो क्लास है वो है आपकी यहाँ पे स्टैटिक जीके की, जो आज से नहीं कल से शुरू है। तो स्टैटिक जीके की क्लास जो है वो कल से शुरू है, और साइंस वाली आज से शुरू होगी। एंड हैव पेशेंस, चीजों के लिए ज्यादा मैंने पहले ही बोला, बहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम से आराम से टेलीग्राम पे जब भी क्लास आएगी मैं पीडीएफ दो सॉरी टेलीग्राम पे जो पार्ट है ना उसको मैं अपडेट कर दूंगी। बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आप एग्जैक्टली डायरेक्शन या दिशा जो है ना वो बताते हो कि लेफ्ट है, राइट है, साउथ है, नॉर्थ है। तो डायरेक्शन जब भी हम दे देते हैं किसी भी चीज को, तो वो हमारी हमेशा क्या हो जाती है, वेक्टर करके आपका डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वेक्टर करके। अच्छा स्टैटिक जीके की क्लास उसी क्लास में बात करेंगे, साइंस की क्लास इसी क्लास में बात करेंगे। क्लासेस में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो भी कुछ आपको जीके में पूछना है वो 7 से 8 वाली क्लास में करिए, जो भी कुछ आपको साइंस में पूछना है वो 6 से 7 वाली क्लास में ही पूछिए, ठीक है। धीरे धीरे आज एक ही दिन में शक्तिमान बनना है, पहले ये बता दो। ये किसको एक ही दिन में शक्तिमान बनना है, पहले ये बता दो। धीरे धीरे बनो शक्तिमान। आज नहीं है स्टैटिक जीके की क्लास, आपकी है कल से। स्टैटिक जीके कल से, ठीक है। टेलीग्राम पे क्यों, अभी यहीं से सारी चीजें, टेलीग्राम कैसे करेंगे फिर? टेलीग्राम के लिए अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा, सब कुछ जो है ना वो करना पड़ेगा। सारी पीडीएफ आपकी यहीं पे अपडेट हो जाएंगी, मैं यहीं पे कर दिया करूंगी। बाकी जो थ्योरी वाली पीडीएफ है कंप्लीट जो एक साथ मिलेगी, वो आपकी यहीं पे चैट सेक्शन में अपडेट हो जाती है। बाकी मेरे को भी नहीं याद रहता है टेलीग्राम का ना क्या रहता है, उसका लिंक जो है ना वो मैं आपको कल की क्लास में दे देती हूँ, ठीक है। जीएस विद शिप्रा चौहान है भाई, जीएस विद शिप्रा चौहान आज की डेट में अभी अभी उसमें 16,180 मेंबर्स हैं, उन्हीं को ज्वाइन करिएगा। 20-25 हजार वाले भी हैं शिप्रा चौहान के ग्रुप, उसको नहीं ज्वाइन करिए। जीएस विद शिप्रा चौहान ज्वाइन दैट, जो भी क्लास के लिंक होंगे वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे के सारे जो भी क्लासेस होगी अन अकेडमी पे उसका मैं क्लास का लिंक जो है वो देते जाऊंगी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब कौन से क्या हो सकते हैं वो सारा का सारा क्लास में करेंगे। केमिस्ट्री के एमसीक्यू जब केमिस्ट्री की क्लास करेंगे तब करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास अब क्यों, केमिस्ट्री मैंने बताया ना आपको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी क्लास करिए, शुरू में आया करिए और पूरी क्लास अटेंड करिए, तब ये डाउट्स छोटे मोटे नहीं होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। पीडीएफ मैं वहीं पे दे दूंगी तो सारे बच्चों को मिल जाएगी। आप लोग के लिए मैं अलग से ग्रुप क्रिएट कर देती हूँ। और बताइए एक, अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, इस वाली आपके ग्रुप के लिए एक अलग से ना मैं टेलीग्राम अपडेट करती हूँ, ठीक है। एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाती हूँ जो आप लोगों के लिए ही होगा, तो उसका लिंक मैं कल दे दूंगी। तो उसमें पीडीएफ सारी की सारी, उसके अलावा आपकी क्लास के टाइमिंग्स वो सब आपके यहीं पे हो जाएंगे, लिंक वगैरह जो है वो भी चल जाएगा। बताओ ये बात ठीक है?
तो मैं कल की क्लास से पहले इसको बना दूंगी और स्टैटिक जीके और साइंस दोनों का कंबाइन बना दूंगी, तो वहां पे स्टैटिक जीके भी जाता रहेगा और साइंस भी जाता रहेगा, ये ठीक है ना। तो कल मैं बनाती हूँ ये सारा ग्रुप वगैरह जो है उसको थोड़ा सा प्राइवेट ही रखेंगे और यहाँ पे मैं लिंक देती रहूंगी ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहो। चलिए ठीक है, आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच। कल से आपकी 2 क्लासेस हैं, 6 to 7 साइंस और 7 to 8 भी है, तो वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे करिए, ठीक है, धीरे धीरे चीजों को लेके जाइए, एकदम ऐसा बहराने की जरूरत नहीं है कि आज ही सब हमें आ जाए, नहीं, धीरे धीरे आएगा चीजें, एकदम सारा खिचड़ी नहीं बनाइए। देखिए इस क्लास में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। स्टैटिक जीके में मैं आपको क्वेश्चंस और कोई टॉपिक शुरू करूंगी, दैट्स इट, बस बस बस। स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस वाला कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो। लिंक जो है वो इस क्लास के टेलीग्राम पे कल से, और कल वाला कल सुबह सुबह मैं आपको टेलीग्राम बना दूंगी और उसमें आप लोग को लिए फिर मैं आपको दे भी दूंगी, ठीक है, ये सारा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आज के लिए आराम से ज्वाइन करिए, पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।